जय हिंद, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7 बोल लो, या अगर आपके पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का बुक है तो उसमें जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें आपको पाठ 21 में ये चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का मतलब होता है सेंट्रल बैंक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना ज्यादा ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा ये चैप्टर हम लोगों के नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है और वो क्या-क्या और किस तरीके का काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय बैंक के ऊपर सब चीज़ को पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, केंद्रीय बैंक की विशेषता क्या होती है, केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, आपका रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, साथ ही साथ केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है, और प्लस भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आरबीआई क्या है, इसका गठन किस तरीके से हुआ और आरबीआई कौन-कौन से कार्यों को करता है, और ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये पूछा जाता है। ठीक, चलो अब हम लोग करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं और जानते हैं कि आखिरकार केंद्रीय बैंक क्या होता है। ध्यान से समझना और अच्छे से इसको समझना कि केंद्रीय बैंक का मतलब क्या होता है। देखो, हम लोग इससे पहले के चैप्टर में, यानी कि जब हम आप लोग को जस्ट इसके पहले का चैप्टर व्यापारिक बैंक पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम ये बताए थे कि हमारे भारत में या किसी भी देश के अंदर बहुत सारे व्यापारिक बैंक होते हैं। अगर भारत का व्यापारिक बैंक का बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, ये सारा बैंक व्यापारिक बैंक है। अब अगर मान लो ये सारा बैंक व्यापारिक बैंक है, तो इन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, इन बैंकों को नियंत्रित करने के लिए, इन बैंकों के लिए नियम कानून बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ भारत में मुद्रा छापने के लिए यानी कि पैसा छापने के लिए, साथ ही साथ सरकार का वित्तीय संग्रह करने के लिए, साथ ही साथ हमारे पूरे देश के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए, और विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा की पूर्ति ना तो अधिक हो ना तो मुद्रा की पूर्ति कम हो, ये सारा चीज काम करने के लिए हर देश अपने यहाँ एक केंद्रीय बैंक को बनाता है। और भारत के पास भी अपना एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का रोल उस देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी देश के अंदर जितने भी बैंकिंग गतिविधियों को संभालना है, बैंकों को नियंत्रित करना है, बैंकों के लिए नियम कानून बनाना है, बैंकों को चलाना है, बैंकों का पैसा अपने पास रखना है, बैंकों को लोन देना है, साथ ही साथ सरकार का बैंकर का काम करना है, सरकार का पैसा जमा रखना है, खजाना का हिफाजत करना है, बजट बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ जो मुद्रा बाजार होता है यानी मनी मार्केट होता है उसको कंट्रोल करना, उसको देखभाल करना, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना और पैसा छापना, ये सारा का सारा काम जो है उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। आया समझ में? सारे बैंकों का बैंक होता है, सरकार का सलाहकार होता है, और उस देश का शिखरतम सबसे अपेक्स बैंक होता है, सबसे प्रथम सबसे प्रधान बैंक उस देश का केंद्रीय बैंक होता है। हर देश के पास अपना अपना एक एक केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बात करें, सब देश के पास अपना एक एक केंद्रीय बैंक है, मगर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, अमेरिका के पास 12 गो केंद्रीय बैंक है। अंदाजा लगाओ कमाल का बात है ना। अमेरिका के पास 12 गो केंद्रीय बैंक है, 12, जबकि उससे बड़े-बड़े जो देश हैं उसके पास सिर्फ एक केंद्रीय बैंक है, लेकिन यूएसए के पास 12 है। यूएसए के पास 12 क्यों है और यूएसए 12 केंद्रीय बैंक को क्यों बनाया, क्यों वहां एक केंद्रीय बैंक सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाता है, ये हम आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाएंगे। तब हम आप लोगों को डब्ल्यूटीओ के गठन के बारे में सिखाएंगे, उस समय हम आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हमको फिलहाल इसके बारे में जानना नहीं है। ठीक, अब हम लोग इसका थोड़ा मीनिंग करते हैं, केंद्रीय बैंक क्या होता है। तो देखो, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च एवं शिखर बैंक होती है। शिखर मतलब सबसे बड़ा बैंक होता है। केंद्रीय बैंक देश का शिखर बैंक होता है जो उस देश की मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट के साथ साथ सभी बैंकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह सभी व्यापारिक बैंकों को नियंत्रित करता है। जितना भी बैंक है इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, दुनिया भर का जितना भी बैंक है, उन सारे बैंक को नियंत्रित करने का काम केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई करता है। ठीक है,
हर देश का केंद्रीय बैंक यही काम करता है। यह सभी व्यापारिक बैंकों का बैंक होता है। किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के लिए मुद्रा जारी करने का भी कार्य करती है। देश की मौद्रिक नीति का निर्माण भी केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। हर देश के पास अपना एक केंद्रीय बैंक अवश्य होता है। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या फर्क होता है। देखो, व्यापारिक बैंक का मतलब होता है हर देश के अंदर कई सारे व्यापारिक बैंक होते हैं। कुछ सार्वजनिक बैंक होते हैं, कुछ व्यापारिक मतलब कुछ सार्वजनिक व्यापारिक बैंक होते हैं और कुछ आपका निजी व्यापारिक बैंक होते हैं जिसको वाणिज्यिक बैंक भी बोलते हैं। लेकिन उस देश के अंदर जो अगर अमेरिका का बात छोड़ दे तो हर देश के पास सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रीय बैंक होता है। और पता है क्या चीज होता है, हम बताते हैं। हम लोग एकदम अच्छा से समझना इस चीज को। यहाँ बैंक है, सपोज कर लो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या तो फिर ये बैंक ऑफ इंडिया है, या चाहे ये पंजाब नेशनल बैंक है, या चाहे मान लो ये केनरा बैंक है। अब देखो क्या होता है, ट्विस्ट समझना। ये सारे बैंक जो होते हैं, हम लोग जो भी आम जनता होते हैं, आम पब्लिक होते हैं, हम लोग अपना खाता यहाँ खोलते हैं। हम लोग जो कोई भी पब्लिक होते हैं, हम लोग पब्लिक लोग अपना पैसा कहाँ खोलते हैं? इन्हीं बैंक्स में हम लोग अपना पैसा अकाउंट खोलते हैं और पैसा जमा करते हैं। सेम ऐसा ही होता है। ये जितने भी बैंक्स होते हैं ना, ये जितने भी बैंक है कमर्शियल बैंक, ये सारा बैंक पता है अपना खाता किसके यहाँ खोलता है? ये सारा बैंक अपना खाता आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के यहाँ खोल करके रखता है। और हम लोग आम पब्लिक लोग जैसे नॉर्मल बैंकों के साथ लेन देन करते हैं, हम लोग पब्लिक है, ये बैंक्स है, जैसे हम लोग आम पब्लिक लोग जैसे हम लोग बैंकों के साथ लेन देन करते हैं, सेम वही लेन देन एक बैंक आरबीआई के साथ यानी उस देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसके साथ करता है। उस देश का केंद्रीय बैंक के साथ वैसा ही काम करता है। इस चीज को याद रखना। हम लोग अपना खाता आरबीआई के यहाँ हम लोग अपना खाता बैंक में खुलवाते हैं, बैंक अपना खाता आरबीआई में। हम लोग अपना पैसा बैंक में डालते हैं, बैंक अपना पैसा आरबीआई। हम लोग लोन बैंक से लेते हैं, बैंक अपना लोन आरबीआई से लेता है। हम लोगों का पैसा का हिसाब किताब बैंक रखता है, तो बैंकों का पैसा का हिसाब किताब आरबीआई रखता है। ठीक है, ये सारा काम जो है वो होता है। और इन दोनों में व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अच्छा, पता है एक कमाल का बात, हम या आप अगर हम लोग चाहे ना तो हम लोग बैंक में खाता खोल सकते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। हम लोग में से कोई भी अगर हम लोग चाहें तो बैंक में, एक मिनट, हाँ बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है। हम हो चाहे आप हो, हम लोग बैंक में अपना खाता क्या कर सकते हैं, खोल करके हम लोग बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। हम लोग बैंक में अपना खाता तो खोल सकते हैं। हम लोग अगर चाहे ना तो हम लोग एक बैंक खुद खोल सकते हैं। बैंक खोलने के लिए कुछ नहीं होगा। हम अगर अगर हम लोगों के पास 500 करोड़ रुपया है, वर्ड सुनो मेरा, 500 करोड़ रुपया अगर हम लोगों के पास है तो हम लोग भी एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन है क्या? नहीं है। ठीक है, चलो आओ हम लोग अब करते हैं कि क्या फर्क होता है। ये जितना भी व्यापारिक बैंक होता है और ये जितना भी केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक तो एक होता है, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या फर्क होता है, आओ अब हम लोग इसमें करते हैं। चलो जी, ध्यान से देखना कि दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, देखो समझाने के लिए यहाँ डिटेल्ड में अच्छा से लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना, एक बार में ही सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखे हैं व्यापारिक बैंक और यहाँ लिखे हैं केंद्रीय बैंक। देखो व्यापारिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक साधारणतः वह बैंक होता है जो जनता का खाता अपने यहाँ खुलवा कर जमा स्वीकार करता है और वहाँ उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। मतलब लोगों का खाता अपने यहाँ खुलवाता है और उनको लोन देता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, वह बैंक जो सभी व्यापारिक बैंकों को नियंत्रित करती है केंद्रीय बैंक कहलाती है। वो बैंक जो जितने भी व्यापारिक बैंक है उन सबको कंट्रोल करेगा, केंद्रीय बैंक कहलाएगा। स्थान, एक व्यापारिक बैंक बहुत सारा हो सकता है, इसलिए सभी बैंकिंग प्रणाली का एक अंग है। जितना भी बैंक है सब एक अंग है, लेकिन केंद्रीय बैंक उस देश का एकलौता शिखरतम या उच्चतम सर्वोच्च बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक। उद्देश्य क्या है, व्यापारिक बैंक का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, जबकि केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना होता है। इसका काम होता है कि उस देश में बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखो। व्यापारिक बैंक संख्या, एक व्यापारिक बैंक अनेक प्रकार की हो सकती है, बहुत सारी व्यापारिक बैंक होती है, जबकि केंद्रीय बैंक सिर्फ और सिर्फ एक होता है, सिर्फ अमेरिका को छोड़ के, जिसके पास 12 केंद्रीय बैंक है।
सिर्फ अमेरिका को छोड़ के जिसके पास कितना केंद्रीय बैंक है? 12 केंद्रीय बैंक है। ठीक, आगे संबंध। तो संबंध का मतलब क्या? एक व्यापारिक बैंक का सीधा संबंध जनता से होता है, एक व्यापारिक बैंकों का संबंध जनता से होता है, जबकि एक केंद्रीय बैंक का सीधा संबंध व्यापारिक बैंकों एवं सरकार के साथ होता है। केंद्रीय बैंक, हम लोग आम आदमी लोग अपना खाता कभी भी केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के यहाँ नहीं खुला सकते हैं। हम लोग अपना खाता खुलाएंगे बैंकों के पास, ठीक है? आरबीआई से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। आरबीआई काम करता है देश के लिए, केंद्रीय बैंक काम करता है देश के लिए, केंद्रीय बैंक काम करता है सरकार के लिए, केंद्रीय बैंक काम करता है बैंकों के लिए। नोट छापना, कोई भी व्यापारिक बैंक नोट नहीं छाप सकता है। निर्गमन करने का मतलब होता है छापना। कोई भी व्यापारिक बैंक नोट नहीं छाप सकता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ किसी भी देश का केंद्रीय बैंक के पास नोट छापने का एकाधिकार होता है, सिर्फ नोट यही छाप सकता है। बैंकर, व्यापारिक बैंक जनता का बैंकर होता है, जबकि केंद्रीय बैंक सरकार और व्यापारिक बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक जनता का बैंकर है और केंद्रीय बैंक आपका सरकार और व्यापारिक बैंकों का बैंकर है। ऋण देना, व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देता है, व्यापारिक बैंक किसको ऋण देता है? जनता को, जबकि केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार और व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। स्वामी, व्यापारिक बैंकों का स्वामी अंशधारी होता है, उसका शेयर अंशों में डिवाइड होता है, जबकि केंद्रीय बैंक का मालिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश का केंद्रीय सरकार होता है। कौन होता है? केंद्रीय सरकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रतियोगिता। व्यापारिक बैंकों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उनके बीच प्रतियोगिता होते रहती है। केंद्रीय बैंक सिर्फ एक ही गो है, इसलिए उसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होता। विदेशी विनिमय, कोई भी व्यापारिक बैंक सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बैंकों की आज्ञा पर ही विदेशी विनिमय कर सकता है। अगर केंद्रीय बैंक उसको परमिशन दे तभी वो विदेशों विनिमय को देख सकता है, नहीं तो नहीं। जबकि केंद्रीय बैंक जो है वो सुचारू रूप से विदेशी विनिमय को देखता है, क्योंकि इसी का जिम्मा होता है कि विदेशी विनिमय को देखो। मौद्रिक नीति, जो व्यापारिक बैंक होता है वो किसी भी तरीके का मौद्रिक नीति का निर्माण नहीं करता, यानी हमारे देश के अंदर पैसा छापना, महंगाई बढ़ना, महंगाई घटना, पैसों का पूर्ति करना, ये सारा चीज जो है वो व्यापारिक बैंक नहीं करेगा। ये सारा काम कौन करता है? मौद्रिक नीति निर्माण का काम देश का केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, याद रखना, ये जो हम लोगों का केंद्रीय बैंक का जो कार्य है, यही कार्य आरबीआई का भी होगा। अगर आपको पूछता है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को बताइए, तो यही सब पॉइंट को लिख के डील कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। हालांकि हम आगे बताएंगे इसको। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गजब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। अगर सेम यही जगह केंद्रीय बैंक हटा करके अगर आपको पूछ दे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य बताइए, तो भी आप इसी सेम चीज को लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में केंद्रीय बैंक के कार्य पूछा, या अगर आपको क्वेश्चन में आरबीआई का कार्य पूछा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों को बताइए, तो भी आप वही चीज लिखोगे। अब पहले माइंड में इस बात को लाओ कि आपको पता चल गया ना कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। सबसे बड़ा बैंक, बॉस बैंक, जो उस देश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे उच्चतम, सबसे शिखरतम बैंक है। उस बैंक के अंदर में जितने भी बैंकिंग गतिविधियां हैं, उन सबको कंट्रोल करने का, चलाने का काम ये करेगा। सरकार को पैसा देने का काम ये करेगा, पैसा छापने का काम ये करेगा, देश में मौद्रिक नीति ये बनाएगा, मुद्रा बाजार को ये कंट्रोल करेगा, विदेशी विनिमय दर को ये कंट्रोल करेगा। सारे बैंकों के लिए जितना भी नियम कानून बनाना है, सबका सब काम कौन करेगा? केंद्रीय बैंक करेगा। आ गया मेरा बात समझ में? अब इसका यही सारा काम को पॉइंट में लिखे। तो याद रखना, एक केंद्रीय बैंक का, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक हो, चाहे हमारे देश का हो या चाहे वो विदेश का हो, या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है, उसका सबसे पहला काम होगा नोट छापना। यानी नोट छापना का मतलब है मुद्रा जारी करना। याद रखना, हमारे देश भारत में 1 रुपया का नोट और 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का नोट और सिक्का, 1 रुपया का नोट और सिक्का, चाहे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का या 10 का, 1 रुपया का नोट और सिक्का छापने का काम भारत का केंद्र सरकार का जिम्मा है। इसके बाद भारत में जितना भी नोट है, 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 15 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 30 रुपया का 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट, 500 का नोट, ये सारा का सारा नोट छापने का काम हमारे देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करेगा। ठीक है, नोट छापने का काम केंद्रीय बैंक करता है। दूसरा, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार।
सरकार का एजेंट का मतलब होता है हमारे देश का जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, उन सारे सरकारों का पैसों का हिसाब-किताब रखना, ये सारा का सारा काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। सरकार को अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगा कि भाई देश को चलाना है, किस तरीके से चलाएँगे, मौद्रिक नीति किस तरीके से बनाएँगे, थोड़ा बजट बनाने में मदद कर दो हम लोगों का, थोड़ा सर्वे करो कि भारत में क्या हालात है, तो ये सारा काम हमारे देश का केंद्रीय बैंक करके देगा, ठीक है? और सरकार को वित्तीय सलाह देने का भी काम करेगा। बैंकों का बैंक, सारे बैंकों के लिए बैंकर है, सारा बैंक अपना पैसा इसी बैंक के यहाँ जमा करके रखता है, कभी भी बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीओ केंद्रीय बैंक से ही जाके लेता है। अंतिम ऋणदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स। अंतिम ऋणदाता का मतलब अगर कभी भी कोई भी व्यापारिक बैंक को या कोई भी सरकार को अगर कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा तो उसको लोन देने का काम करता है आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक उसको लोन देने का काम करेगा उस देश का सरकार को। हमारे देश में भी अगर सरकार को पैसा का जरूरत होगा, अगर उसको कहीं से पैसा नहीं मिला तो लास्ट में उसको केंद्रीय बैंक ही पैसा देगा। ठीक है, इसके बाद विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में जो भी विदेशी विनिमय होता है, विदेशी विनिमय का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। हम दूसरे देशों के साथ जो विनिमय करते हैं तो उस विनिमय करने से जो भी कोष, जो भी फंड मिलता है, उन सबको हिफाजत से रखने का काम देश का केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई करता है। समाशोधन गिरी का कार्य का मतलब है, इसको समझना। समाशोधन गिरी का कार्य का मतलब है आरबीआई देखो विदेशी विनिमय दर में से तो विदेशों का पैसा को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन भाई हमारे देश के अंदर भी तो ये देखना है ना कि हमारे देश में ना तो पैसों की कमी हो जाए, ना बहुत ज्यादा अधिक पैसा हो जाए। याद रखना, हम एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। अभी बस हम आपको समझा रहे हैं, इसको समझना कि क्या होता है मुद्रास्फीति, क्या होता है मुद्रा संकुचन। ये एक तरीके का लाइन है, समझ लो। ये बीच में जो है ना, ये मुद्रा की पूर्ति है। अगर कभी भी मुद्रा की पूर्ति इस लाइन से ऊपर जा रहा है तो उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति, यानी कि जरूरत से ज्यादा देश में पैसा है। अगर जरूरत से ज्यादा देश में पैसा है तो मुद्रा का क्रय शक्ति कम हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएगी, उत्पादन खत्म हो जाएगा, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट। उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है, जहां मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग से अधिक होती है। और अगर ये इस लाइन से नीचे भी चला गया, जिसको बोलते हैं मुद्रा अस्फीति या मुद्रा का संकुचन, यानी जिस देश में जितना पैसा का जरूरत है उससे भी कम पैसा उस देश में है, तो वो देश एकदम गरीबी कंगाल की ओर चला जाएगा। वो भी उस देश का अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। यानी हमेशा मुद्रा को संतुलन में बना करके रखना है, और ये संतुलन में बना के रखने का काम उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। देखता है कि ना तो भाई मेरे देश के व्यापारिक बैंकों के पास हद से ज्यादा पैसा जमा हो जाए और ना ही बहुत ज्यादा पैसों की कमी हो जाए। तो ये सारा चीज का देखभाल करने का काम को ही बोला जाता है समाशोधन गृह का कार्य। ठीक, साख नियंत्रण, ये हम समझाएंगे आप लोगों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, विकासात्मक कार्य यानी कि केंद्रीय बैंक विकास से संबंधित भी कार्य करेगा, साथ ही साथ केंद्रीय बैंक के अन्य कार्य भी होगा, जैसे आंकड़ों को एकत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से संबंध रखना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से संबंध रखना मतलब क्या, इस चीज को समझना। हर देश का केंद्रीय बैंक का काम होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, एक्चुअल में दो गो है इंपॉर्टेंट। एक है हम लोगों का वर्ल्ड बैंक, कौन है एगो, वर्ल्ड बैंक, जिसको पहले आईबीआरडी बोला जाता था, आईबीआरडी, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरा है आईएमएफ, जिसको मॉनेटरी फंड बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो इन दोनों जो बैंक है, इन दोनों बैंकों के साथ रिलेशन रखने का काम कौन करता है, उस देश का सेंट्रल बैंक यानी उस देश का केंद्रीय बैंक। ठीक है, जो भी आपका हम लोगों का अगर इंडिया का बात करें तो जो हम लोगों का इंडिया में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ, जैसे भारत में पैसा का कमी हो गया, अब उसको विश्व बैंक से पैसा लेना है, तो विश्व बैंक से लोन लाने का काम हमको थोड़ी देगा। अगर हम जाएंगे विश्व बैंक के पास और बोलेंगे हाँ जी सुनो हमको लोन देगा 5,000 करोड़ का, लोन देगा 10,000 करोड़ का, नहीं देगा, डांट के भगा देगा। हमको कौन पहचानता है, नहीं। अगर हमारा देश का केंद्र सरकार आरबीआई, अगर हमारा देश का केंद्र सरकार जैसे कि मोदी जी का सरकार भी चले जाए, उसको भी नहीं देगा। देगा किनको, आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई रिश्ता रखता है
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के साथ, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ। ये हम आप लोगों को आगे पढ़ाएँगे चैप्टर में, टेंशन नहीं लो। ठीक? इसके बाद बैंकों का सर्वेक्षण करने का भी काम यही करता है, देखेगा कि बैंक कैसे है, कैसे चल रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या उनका राष्ट्रीयकरण कराना होगा, क्या उसमें कोई सुधार करना होगा, ये सब देखने का काम भी केंद्रीय बैंक करता है। साथ ही साथ विकास योजनाओं का आयोजन समय-समय पे लोगों का जो है वो एक तरीके का सेमिनार टाइप का रखवाता है, प्रोग्राम रखवाता है ताकि और ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हो। तो ये काम किसी भी देश का केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ जो केंद्रीय बैंक का कार्य लिखे ना, बाकी सारा कार्य तो ठीक है, यहाँ ये जो कार्य है वो आपका साख का नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सेपरेटली अलग से क्वेश्चन भी बन के पूछता है कि केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण की नीतियों को बताओ, या केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसको डिटेल्ड में और अच्छा से समझना। सबसे पहले ये समझो साख का नियंत्रण का मतलब क्या होता है। तो भाई साख का नियंत्रण का मतलब ये होता है कि किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, वो ये देखता है कि भाई जो मेरे देश में ना, यानी कि देश केंद्रीय बैंक ये देखता है कि जो भी व्यापारिक बैंक लोग हैं, उस व्यापारिक बैंक के पास ना हद से ज़्यादा पैसा ना हो जाए। अगर हद से ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो भी वो डेंजर है। और ये भी देखता है कि उसके पास हद से कम पैसा ना हो जाए। वो नहीं चाहता है केंद्रीय बैंक कि भारत में, जैसे अगर हम बात करें भारत का, जैसे आरबीआई का बात करें, तो भारत में हद से ज़्यादा ना तो पैसा एक बार में मार्केट में आ जाए और ना ही मार्केट से पैसा का कमी हो जाए। इस वजह से आरबीआई जो है, वो जितने भी व्यापारिक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक है आपका, उन सारे बैंकों के ऊपर जो मौद्रिक नीति होता है, उन लोगों के पास जो पैसा होता है, उस पैसे को कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि उन बैंकों के पास ना तो पैसा ज़्यादा हो और ना ही पैसा कम हो। पैसा ज़्यादा होगा तो भी डेंजर है और पैसा कम होगा तो भी डेंजर है, यानी पैसा बैलेंस में रहे। तो व्यापारिक बैंकों के पास जो पैसा है, उन पैसों को नियंत्रित करने का तरीका यही कहलाता है केंद्रीय बैंक का क्या? साख का नियंत्रण। समझ में आया मेरा बात? ठीक है? अब देखो वही चीज़ यहाँ पे देखो हम अभी समझा रहे हैं। यही चीज़ देखो यहाँ पे समझाए हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण से आशय व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की शक्ति को नियंत्रित करने से होती है। यानी व्यापारिक बैंक जो लोन देता है लोगों को, उसको नियंत्रित करना होता है। बोल रहा है वर्तमान समय में साख का नियंत्रण केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रबंध करता है, यानी साख का नियंत्रण करके देश में जो मुद्रा की स्थिति है उसको नियंत्रण में रखने का काम करता है। साख का विस्तार व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए किया जाता है ताकि व्यापारिक बैंक द्वारा ऋण देने की क्षमता को नियंत्रित किया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। भाई अगर व्यापारिक बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा ना, तो वो लोन दे देगा। अगर वो लोन दे देगा, तो लोग अंधाधुंध लोन लेकर के क्या करेगा? चीज़ें और महँगा हो जाएगा। इस वजह से कंट्रोल करने का काम होता है आरबीआई का, यानी केंद्रीय बैंक का। अब देखो साख का नियंत्रण क्यों किया जाता है? किस लिए करता है केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण? उसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखो केंद्रीय बैंक द्वारा साख का नियंत्रण करने का निम्नलिखित उद्देश्य होता है। सबसे पहला, कीमत को स्थिर रखा जा सके, विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके, आर्थिक नियोजन को सफल बनाया जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके, रोजगार में वृद्धि किया जा सके, मुद्रा स्थिति स्थिति नहीं होगा, मुद्रा स्फीति होगा, ठीक है? थोड़ा गलत लिख दिए वहाँ पे। मुद्रा स्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन और मुद्रा संकुचन यानी मुद्रा अस्फीति को नियंत्रित किया जा सके। देश में मौद्रिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और साथ ही साथ व्यापारिक बैंकों के ऋण की मात्रा को भी नियंत्रित किया जा सके। इसलिए कोई भी देश का केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है। ठीक? अब बात करते हैं कि ठीक है, अगर केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है, सर ये तो अच्छा बात है कि केंद्रीय बैंक सोच रहा है कि भाई हम मेरे देश में हद से ज़्यादा पैसा नहीं होने देंगे और जो भी व्यापारिक बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा हो रहा है, वो लोन दे रहा है, तो उसका लोन का मात्रा को कंट्रोल करेंगे ताकि मार्केट में हद से ज़्यादा पैसा ना जाए। और अगर लोन बिल्कुल ही नहीं दे रहा है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कम हो गया, तो उसको ऊपर लेकर के आएँगे। ये तो अच्छी बात है, ना तो देश में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ना पैसा की कमी होगा, ठीक है। लेकिन सर अगर कोई भी केंद्रीय बैंक
मौद्रिक अगर कोई भी केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कर रहा है तो वो कैसे करेगा? कितना तरीका होता है साख का नियंत्रण करने का? तो ये देखो साख के नियंत्रण की रीतियाँ, रीतियाँ का मतलब सिंपल होता है तरीका। तो देखो अच्छा से समझना, साख नियंत्रण का 2 तरीका होता है। साख नियंत्रण का कितना तरीका होता है? 2 तरीका होता है। सबसे पहला होता है मात्रात्मक रीति, याद रखना। सबसे पहला कौन-सा रीति? मात्रात्मक रीति और दूसरा होता है गुणात्मक या चयनात्मक रीति। अच्छा से समझना, केंद्रीय बैंक द्वारा साख का नियंत्रण करने का कितना रीति है? 2 रीति। एक कौन-सा है? एक है हम लोगों का मात्रात्मक रीति और एक है हम लोगों का गुणात्मक रीति। ठीक? अब मात्रात्मक रीति में ये 4 काम करता है बैंक। मात्रात्मक रीति में बैंक ये 4 काम करेगा। पहला, बैंक दर नीति के द्वारा कंट्रोल करेगा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा कंट्रोल करेगा, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके करेगा और संविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके करेगा। इन चारों का मतलब हम अभी समझाएँगे, टेंशन नहीं लो। बस याद रखना, साख नियंत्रण का 2 तरीका, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। मात्रात्मक में ये 4, ठीक? वैसे ही ये गुणात्मक में ये 5-6 काम करता है। साख की राशनिंग करता है, उपभोक्ता साख का नियमन करता है, सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन करता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है, नैतिकता दबाव डालता है और लास्ट में प्रचार करता है। नहीं दिख रहा है नीचे, हम बता दे रहे हैं प्रचार करता है। अब हम लोग सबसे पहले मात्रात्मक रीति को पढ़ते हैं कि मात्रात्मक रीति क्या है और मात्रात्मक रीति में ये जो भी काम कर रहा है ये कैसे होता है, अच्छा से इसको समझना। ठीक है, ये देखो हम लोगों का मात्रात्मक रीति, इसको अच्छा से समझना। देखो मात्रात्मक रीति का मतलब क्या होता है ना, समझना। मात्रात्मक रीति में क्या होता है ना, इस रीति के द्वारा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के ऋण की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी ऐसा तरीका जिसमें केंद्रीय बैंक ये बोलता है, सपोज कर लो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक होगा, हमारा देश का कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक। अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा? हमारे देश में जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, यानी कि जितना भी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जितना भी बैंक है, इन सारे बैंकों के पास जो पैसा मौजूद होता है ना, डायरेक्ट उन पैसे को कंट्रोल करने का काम करता है। इन लोगों के पास जो पैसा होगा, उन पैसे को कंट्रोल करेगा ताकि ये ना तो हद से ज़्यादा लोन दे सके, ताकि ना तो ये हद से ज़्यादा ऋण दे सके और ना हद से कम ऋण दे सके। यानी डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा उन लोगों के यहाँ जो पैसा है। आरबीआई डायरेक्ट क्या करेगा? व्यापारिक बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास जो पैसा है, डायरेक्ट उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है कि भाई देख, तुम ज़्यादा पैसा दे रहा है, गलत है, तुम पैसा लाओ। भाई तुम कम पैसा दे रहा है, लो पकड़ो, दो पैसा, बहुत कम है, सप्लाई करो। भाई देख, तुम ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, ना, 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 नहीं करना है ज़्यादा सप्लाई, चलो लाओ, लाओ, लाओ। पैसा को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। उसके पास जो मुद्रा है व्यापारिक बैंकों के पास, डायरेक्ट उसको कंट्रोल कर रहा है। ये होता है मेरा मात्रात्मक रीति। क्लियर? अब इस मात्रात्मक रीति से वो क्या करेगा? अच्छा से समझ में आ गया ना क्या करता है केंद्रीय बैंक? ठीक? अब देखो इस मात्रात्मक रीति से सबसे पहला केंद्रीय बैंक कौन-सा काम करेगा? सबसे पहला बैंक दर नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना एग्ज़ाम में ना एग्ज़ाम में ना 3 नंबर का क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि भाई बैंक दर नीति क्या है? व्हाट इज़ बैंक रेट पॉलिसी? तो देखो इसका मतलब क्या होता है? यह साख नियंत्रण की प्रमुख रीति है। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराता है। समझ में नहीं आया ना? नहीं आया ना? सच में नहीं आया? समझाते हैं। बैंक दर का मतलब क्या होता है? अगर ये बात करें किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक है, किसी भी देश का क्या है? केंद्रीय बैंक। तो ये जो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है, वो उस देश में जितने भी व्यापारिक बैंक है, अगर हम बात करें कि आरबीआई हमारा देश का केंद्रीय बैंक है, तो ये जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई जितने भी बैंकों को लोन देगा, आरबीआई जितने भी बैंकों को लोन दे रहा है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, इन सारे बैंकों को लोन देता है। तो ये जिस रेट पे, अब मान लो कि अगर ये केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है, अगर आरबीआई इन सबको लोन देगा, क्या देगा? लोन देगा। अरे भाई तो लोन देगा तो इंटरेस्ट तो लेगा।
तो जिस रेट पे इन लोगों को लोन देगा कि भाई देख 2% दे रहे हैं, 3%, 6%, 5%, 9%, 12%, जिस परसेंटेज में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को लोन देता है, उसे ही कहा जाता है बैंक दर। क्लियर? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बैंक दर से फायदा क्या होगा? भाई केंद्रीय बैंक अगर व्यापारिक बैंकों को लोन दे रहा है तो उसका मुद्रा कैसे नियंत्रित करेगा? देखो, अगर हम केंद्रीय बैंक हैं, अगर हम व्यापारिक बैंकों को लोन दे रहे हैं, मेरा जितना भी पैसा जा रहा है, व्यापारिक बैंक अपने पास तो नहीं रखेगा, वो सारा पैसा तो पब्लिक को दे देगा लोन में। तो अगर हमको ये दिख रहा है कि भाई उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लोन ले रहा है, तो हम क्या करेंगे? बैंक रेट को बढ़ा देंगे। अगर हम ये देख रहे हैं कि सपोज़ कर लो ये हम लोगों का हद से ज़्यादा मान लो अगर यहाँ पे हद से ज़्यादा मान लो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अगर ये मुद्रास्फीति हो गया है, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे? बैंक दर में वृद्धि कर देंगे। बैंक दर में क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। पैसा बहुत ज़्यादा है, वृद्धि कर देंगे। बोलेंगे कि अगर मान लो कि 5% तुम लोग को इंटरेस्ट ले रहे थे, तो अब लेंगे 15%। 15% लेंगे, इसका मतलब है कि केंद्रीय व्यापारिक बैंक लोग हमसे लोन नहीं लेगा। लोन नहीं लेगा तो हद से ज़्यादा पैसा बाज़ार में जाएगा नहीं। और अगर हम ये देखते हैं कि भाई मार्केट में बहुत कम पैसा हो गया है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बैंक दर में कमी कर देंगे। मुद्रा का संकुचन मुद्रा का संकुचन हो रहा है, तो बैंक दर में कमी कर देंगे और बोलेंगे कि लो कम दर पे पैसा लो, कम इंटरेस्ट पे पैसा लो और इसको मार्केट में दो, ताकि लोगों के पास पैसा आए। आ रहा है बात समझ में? ये होता है मेरा, इसी को बोला जाता है बैंक दर नीति। ठीक? देखो वह यही चीज़ सेम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ देखो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है? भाई बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया है, तो बैंक रेट बढ़ा देंगे ताकि अब व्यापारिक बैंक लोन ले ही ना। ठीक? इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है खुले बाजार की क्रियाएँ। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है, खुले बाजार की क्रियाएँ क्या होती है? तो समझना, खुले बाजार की क्रियाएँ मतलब होता है कि कोई भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, वो उस देश के अंदर में जितने भी मुद्रा बाजार होता है, उन सारे मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने का काम करता है। भारत का जो आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी बेसिकली वो अपना शेयर बेचता है। अब मान लो ऐसा होगा अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है या बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आरबीआई अपना शेयर बेचेगा। एक तरीके का आरबीआई क्या करेगा? उन लोगों को जैसे कि मान लो देखो समझा रहे पहले समझना हाँ। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना ही खुले बाजार की क्रियाएँ कहलाती है। जब केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है तो बाजार में मुद्रा की कमी होने लगती है। जब केंद्रीय बैंक अपना प्रतिभूति अपना शेयर बेचेगा तो बैंकों को लेना होगा, जब बैंक लेगा तो उन बैंकों का पैसा ये आरबीआई के पास आ जाएगा, तो भाई बैंकों के यहाँ से पैसा घट जाएगा। ठीक? ठीक इसके विपरीत जब बाजार में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों का क्रय करती है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। जब केंद्रीय बैंक ये देख रहा है कि भाई बाजार में बहुत कम पैसा है, तो केंद्रीय बैंक वहाँ से प्रतिभूतियों को खरीदता है और फिर पैसा दे देता है तो बाजार में फिर से पैसा हो जाता है। ठीक? यही कहलाता है आपका खुले बाजार की क्रिया। आगे आते हैं नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके। नकद कोष अनुपात को बोला जाता है नकद कोष अनुपात में परिवर्तन यानी चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, हम इसको आगे भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे क्या होता है, ध्यान से समझना। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा करना अनिवार्य होता है। इसे ही नकद कोष अनुपात कहा जाता है। यदि केंद्रीय बैंक को मुद्रा का संकुचन करना होता है तो वह नकद कोष अनुपात में वृद्धि कर देता है। ठीक इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक को मुद्रा का विस्तार करना होता है तो वह कोष अनुपात में कमी कर देता है। यानी ध्यान से समझना क्या होता है। जितना भी व्यापारिक बैंक है, हर व्यापारिक बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक हैं, उन सारे बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होता है, पब्लिक जो भी पैसा बैंक में जमा करता है, नियम है कि बैंक सारा का सारा पैसा बाजार में या लोन के रूप में नहीं देगा, बल्कि उस जमा राशि का कुछ प्रतिशत हिस्सा वो आरबीआई के यहाँ जमा करेगा। बैंकों के पास पैसा आया, बैंक वहां से कुछ हिस्सा आरबीआई के पास यानी केंद्रीय बैंक के पास जमा करेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं नकद कोष अनुपात। अगर आरबीआई ये देख रहा है कि सपोज कर लो कि बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो ये इस रेट को बढ़ा देगा।
बढ़ा देगा तो बैंकों को ज़्यादा पैसा जमा करना होगा, और अगर वो कम कर देगा, आरबीआई अगर कम कर देगा, तो बैंकों को कम पैसा देना होगा, तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। ठीक है? ये होता है। आगे आते हैं सान्विक तरलता अनुपात में परिवर्तन। सान्विक तरलता अनुपात का मतलब क्या होता है? सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों का एक ये भी वही चीज़ है, ठीक है? ये भी सेम वही चीज़ होता है, ठीक? तो ये 4 तरीका था हम लोगों का, कौन-सा विधि? ये था मात्रात्मक। अब आते हैं गुणात्मक। तो गुणात्मक रीति में क्या होता है ना, यहाँ आरबीआई जो होता है, वो मात्रात्मक रीति के अलावे, यानी केंद्रीय बैंक जो है वो व्यापारिक बैंकों का डायरेक्ट मुद्रा को नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि ये कुछ और ऐसा काम करता है जिससे मुद्रा को नियंत्रित किया जा सके। केंद्रीय बैंक का ऋण देने का जो क्षमता है उसको नियंत्रित किया जा सके, उसी को बोलते हैं हम लोग मात्रात्मक क्रिया। जैसे मात्रात्मक क्रिया में सबसे पहला आता है साख की राशनिंग करना। अब आप बोलोगे कि सर साख का राशनिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझने, इसमें ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है, समझो। किसी देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। ये तो पता है कि अगर बैंकों को, सरकार को अगर कहीं से भी लोन नहीं मिला, तो वो सब कहाँ जाएगा? केंद्रीय बैंक के पास जाएगा। केंद्रीय बैंक उसको लोन दे देगा। अंतिम ऋणदाता होता है, इसलिए वह जरूरत पड़ने पर साख पर नियंत्रण करने के लिए साख की राशनिंग भी कर सकता है। केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग के लिए निम्नलिखित 4 कदम उठा सकता है। देखो, राशनिंग का मतलब है वो देखता है, लिमिट तय कर देगा। क्या तय कर देगा? लिमिट, कि भाई देखो, अगर तुमको लोन चाहिए तो इतना ही लोन मिलेगा, तुमको पैसा चाहिए तो तुमको इतना ही पैसा हम देंगे। माना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम अगर मेरे पास पैसा लेने आएगा तो हम इतना ही पैसा तुमको देंगे। उसी को बोला जाता है साख की राशनिंग। अब देखो, साख की राशनिंग के लिए ये 4 कदम आरबीआई उठा सकता है। सबसे पहला, केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंक को दी जाने वाली ऋण की मात्रा में कमी कर सकता है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक जो लोन देता है उस लोन का मात्रा में कम कर देगा। देखो, वो व्यापारिक बैंकों का मुद्रा को नियंत्रित नहीं कर रहा है, वो अपनी मुद्रा को नियंत्रित कर रहा है। वो बोल रहा है कि देखो भाई, हम जो तुमको लोन देते हैं वो लोन हम कम या ज्यादा करेंगे, तुम्हारे यहाँ पैसा को इफेक्ट नहीं करेंगे, हम मेरा पैसा को कंट्रोल कर रहे हैं अब। ठीक है, वही होता है आपका साख की राशनिंग। ठीक है, तो ये 4 कदम जो है वो केंद्रीय बैंक मेरा उठाता है। ठीक, और बाकी ये सब चीज़ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा-सा आप इसको याद कर लेना तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। ये सब उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, वो इम्पोर्टेंट होता है इससे पहले वाला, ठीक है? अब देखो, ऊपर में हम लोग जो भी चीज़ पढ़े उसका डिमेरिट्स भी होता है। अगर मान लो कि केंद्रीय बैंक अगर मुद्रा साख का नियंत्रण कर रहा है, केंद्रीय बैंक देख रहा है कि भाई व्यापारिक बैंकों के पास हद से ज़्यादा लोन देने के लिए पैसा ना बचे, ना ही तो बहुत कम पैसा बचे। और साथ ही साथ ये भी देखता है कि हम भी बहुत ज़्यादा पैसा बाज़ार में नहीं दे दें। लेकिन मुद्रास्फीति सुनने में जितना आसान लगता है, उतना आसान होता नहीं है, बहुत सारा कठिनाइयाँ होता है। तो क्या-क्या कठिनाइयाँ होता है एक हम लोगों का साख का नियंत्रण में? तो देखो, साख के नियंत्रण में निम्नलिखित कठिनाइयाँ होती है। सबसे पहला, बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख को भी नियंत्रित कर सकता है। सही बात है, केंद्रीय बैंक बैंक साख को नियंत्रित करके बाकी चीज़ को भी नियंत्रित करेगा। सभी बैंकों पर नियंत्रण करने का अभाव, व्यापारिक केंद्रीय बैंक भले ही सारे बैंकों को नियंत्रित करता है, लेकिन कोई ना कोई बैंक जो है वो उसके हाथ से निकल ही जाता है, मतलब मनमर्जी हो ही जाता है। साख के अंतिम उपभोक्ताओं पर नियंत्रण का अभाव हो जाता है, मतलब जो अंतिम ऋणदाता है उसको जो है वो अभाव हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है? इसके बाद आपका, हाँ, अमौद्रिक कारणों पर नियंत्रण का अभाव हो जाता है, अमौद्रिक कारणों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, ठीक? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है? देखो समझा रहे हैं। क्या है ये? बैंक दर किसको बोलते हैं? बैंक रेट। अभी बताए ना, बैंक दर से आशय उस दर से होता है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने देश के अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। सिंपल बात है, अगर हमारा देश का बैंक, अगर हम आरबीआई का बात करें, तो आरबीआई भारत में जितने भी बैंक्स हैं, उन बैंकों को जो लोन देने का काम करता है, जिस रेट पे लोन देता है, उसी को बोला जाता है बैंक रेट यानी बैंक दर। और अभी पता है वर्तमान समय में बैंक दर कितना है? याद रखना, 6.75% है। यानी कि अगर केंद्रीय बैंक आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देगा, व्यापारिक बैंक अगर आरबीआई से लोन लेकर के आएगा, तो उन लोगों को 6.75% का क्या चुकाना पड़ता है? लगभग इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और पता है, यही बैंक जब व्यापारिक बैंक हम लोगों को या बिजनेसमैन को लोन देता है ना, तो लगभग इसका 2 गुना पैसा वसूल लेता है, 10 से 12 से 15% तक। ठीक है? आगे,
रेपो रेट क्या होता है? अब देखो रेपो रेट का मतलब समझो क्या होता है। रेपो रेट यानी कि रेपो दर वह दर होता है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर को बढ़ा देता है। वर्तमान समय में रेपो दर 6.50% है। यानी इसका मतलब समझो, जितना भी हमारे देश का जितना भी आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, उन लोगों को अल्पकालीन ऋण देता है, मतलब 1 साल से कम समय के लिए लोन देता है। केंद्रीय बैंक अपने देश के अंदर जितने भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं, उनको 1 साल से कम समय के लिए मतलब अल्पकाल के लिए लोन देता है और बोलता है कि लोन दे रहे हैं, इतना परसेंट में तुमको लोन देंगे। 1 साल के अंदर-अंदर तुमको इसका पेमेंट कर देना होगा। तो उसी दर को बोला जाता है रेपो दर और अभी प्रेज़ेंट टाइम पे जो रेपो रेट है वो 6.5% है, याद रखना। रेपो रेट प्रेज़ेंट टाइम में कितना है? 6.5% है। अब देखो रिज़र्व रेपो रेट क्या हुआ? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है उल्टा। देखो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई अल्पकालीन ऋण दे रहा है बैंक्स को और अगर मान लो कि बैंक्स के पास पैसा बहुत हो गया, अब मान लो कि सपोज कर लो उल्टा हो गया, बैंक के पास ज्यादा पैसा हो गया और बैंक अपना पैसा किसको दे रहा है? अब बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे रहा है। तो जब बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है तो उसी को बोला जाता है रिजर्व रेपो रेट। और पता है अभी प्रेजेंट टाइम में रिजर्व रेपो रेट कितना परसेंट है? 3.36 3.35। रेपो रेट कितना परसेंट है? रेपो रेट है 6.50% और रिवर्स रेपो रेट उल्टा रेपो रेट कितना है? 3.35% है। याद रखना इसको, ठीक है, उल्टा है। आरबीआई जब लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए तो वो रेपो रेट, और जब व्यापारिक बैंक अपना पैसा देगा उसको कि लो भाई बहुत ज्यादा हो गया मेरे पास पैसा, लो हम तुमको अब दे रहे हैं, तो ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेट्स याद रखना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। नकद कोष अनुपात क्या है? जैसे ऊपर में बताए थे कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी बैंक्स हैं, ये बैंक्स के पास जितना भी पैसा जमा होता है पब्लिक से, जितना भी पैसा जमा कहाँ होता है? पब्लिक से, वो सारा का सारा पैसा अपने पास नहीं रखेगा। अपने पास जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसका एक सर्टेन अमाउंट, उसका एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा उसको देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, अगर भारत का बात करें तो जितना भी बैंक ऑफ इंडिया या बाकी बैंक है, वो बैंकों के पास जो भी, जैसे हम लोग अपना सारा पैसा बैंकों में डालते हैं, तो बैंक सारा पैसा अपने पास नहीं रखेगा, ना वो सारा पैसा का लोन देगा। जितना भी पैसा उसके पास जमा हुआ, उस पैसे का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा वो किसके यहाँ जमा करेगा? आरबीआई के यहाँ। उसी को बोला जाता है नकद कोष अनुपात। और प्रेजेंट टाइम में ये जो रेशियो है ये आपका 4% है। कौन सा परसेंट है? 4% है। हो गया? ठीक है, चलो आओ। अब आते हैं हम लोग, हो गया, अब आते हैं हम लोग, बस लास्ट है, खत्म हो गया। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब अपना आरबीआई के ऊपर, अपना आरबीआई के ऊपर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या होता है, कब बना, कैसे बना, ये सब। तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास अच्छा रहा है। पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले भारत में कोई भी एपेक्स बैंक नहीं था। ये जरूरत महसूस हुआ कि अरे यार बनाना होगा। और पता है भारत का जो रिजर्व बैंक है वो हमारा देश आजाद होने से पहले ही बन गया था। 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। याद रखना, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? यह भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखना, आरबीआई का गठन कब हुआ था? मेन पॉइंट लिखवा रहे हैं। आरबीआई का गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। ठीक, और जब आरबीआई का गठन हुआ था उस समय जो टोटल अथोराइज्ड कैपिटल था, टोटल जो अधिकृत पूंजी था वो था आपका 5 करोड़ रुपया। कितना था? 5 करोड़ रुपया। याद रखना, जब आरबीआई को बनाया गया था तो 5 करोड़ रुपया से आरबीआई को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद याद रखना, जब आरबीआई 1935 को बना था ना, तब ये देश का केंद्रीय बैंक तो था लेकिन इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण होता भी कैसे? क्योंकि 1947 में तो हम लोग का देश आजाद हुआ, अंग्रेज यहां से गया।
1947 में जब देश गया, उस समय भारत के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, बैंकिंग प्रणाली को आगे लेके आने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, लोक सरकार बना, कानून बना, संविधान बना, नियम बना, कई सारे संस्थाओं का निर्माण किया गया और उस समय जो भाई ये ज़रूरत महसूस हुआ कि नहीं भाई, इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, इन सारे बैंकों के विकास के लिए एक इम्पोर्टेंट बैंक तो बनाना पड़ेगा। और इस इम्पोर्टेंट बैंक क्योंकि आरबीआई पहले से बना था, लेकिन उसका मालिक पहले कोई और था। जो उसमें पैसा लगाया था, वो उसका मालिक था। जैसे भूमियार हो गया, साहूकार हो गया, महाजन हो गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स हो गया, ये लोग था, बिज़नेसमैन लोग। तो भाई जब सरकार 1947 में सरकार बना, तो उसके बाद वो लोग बोला कि नहीं भाई, अब देखो इस जो आरबीआई है, अब यहाँ से तुम लोग हट जाओ। अब इस आरबीआई का जो मालिक होगा, वो केंद्रीय बैंक होगा, केंद्रीय सरकार होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और ये डिसीजन कब लिया गया? ये डिसीजन लिया गया 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और उस समय से आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक बन गया। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताए हैं आरबीआई के बारे में, याद रखना। अब आते हैं आरबीआई का कार्य। अरे भाई सेम है, ये जो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये हमारे देश का कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक। अब ऊपर में स्टार्टिंग में ही हम लोग केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? सर बिल्कुल पढ़े थे। तो केंद्रीय बैंक का जो कार्य होगा वही केंद्रीय बैंक का कार्य आरबीआई का होगा, क्योंकि अपन के देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। तो ये सारा का सारा काम किसका है? ये सारा का सारा कार्य आरबीआई का होता है, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा केंद्रीय बैंक के कार्य, अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा आरबीआई के कार्य, तो दोनों का आंसर सेम होता है, एक ही आंसर आपको दोनों में चिपका देना है। लेकिन अगर कार्य के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसका आंसर को एक्सप्लेन करना होगा, मतलब इसका आंसर आपको लिखना होगा। आया बात समझे मेरा? ठीक है, बस गुरुजी हो गया, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग को इतना ही पढ़ना था बैंक के लिए, केंद्रीय बैंक के बारे में इतना ही पढ़ना था, पढ़ लिए। आई होप हम आपको केंद्रीय बैंक के बारे में काफी सारा चीज हम आप लोगों को सिखा दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर एक चीज अच्छा से समझ में आया, मजा आया पढ़ने में, नॉलेज बढ़ा, ज्ञान मिला, कुछ ना कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखे हैं आप लोग। अगर सीखे हैं तो थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा कमेंट करके नीचे बता दो कि यार गुरुजी आज तो मजा आ गया पढ़ के। नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताओ मजा आया। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन करता है कि छोड़ो यार, जब स्टूडेंट लोग पढ़ ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे पढ़ा करके, इससे अच्छा है कुछ और करो। ठीक है, इसीलिए थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, बट ओके, आप लोग पढ़ो मन लगा के। इसके बाद बैंक के ऊपर एक लास्ट टॉपिक आएगा, बैंक का रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। इसके बाद बैंकिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आने वाला 3 यूनिट बचेगा, उसको धड़ाधड़ पढ़ेंगे और खत्म। और हाँ, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम बना रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आपको देंगे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू पढ़ने का समय अब नहीं है। हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बना रहे हैं, बनते ही धड़ाधड़ हम आप लोगों को देना स्टार्ट करेंगे। जैसे बिजनेस स्टडी का दिए, इंग्लिश का दिए हैं, वैसे ही इसका भी आप लोगों को देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मन लगा करके पढ़ो। तब तक सभी लोगों को जय हिंद, टेक केयर।